Hey guys, welcome back to the channel. मैं हूं अनामिका and again we are going to discuss a brief history of modern India. Spectrum and NCERT दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट को कवर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। आपने कमेंट भी किया है कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ रही है, और भी कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। एंड मुझे भी अच्छा लगता है जब आपके ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं, तो हमें फील होता है कि इट वर्थ, मतलब हमारी जो मेहनत होती है वो वर्थ होती है अगर आप इसे लाइक करते हो या फिर आपके लिए ये बेनिफिशियल होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट देते रहिए, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप हिट कर दीजिए लाइक बटन को। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। देयर आर मेनी कोर्सेज जो यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, तो टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दोज। सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड, थोड़ा सा अगेन आपका टाइम लेना चाहूंगी जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि जो बैचेस हैं आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बायलिंगुअल कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये अवेलेबल हैं। तो आपको अगर इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड RANK10, जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का। और ये हम लोग आपको बार बार इसलिए बताते हैं गाइस, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन आप लेते हो ना, तो आपको एक ऐसा माहौल मिलता है स्टडी का जो आपको एक टॉप मेंटोर्स के गाइडेंस में रखता है, और आपको हर एक वे में, हर एक स्टेप पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस तरीके से सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। सो इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ओके, सो हमने कल डिस्कस करा था सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज हम डिस्कस करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो इसे आज हम खत्म तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट आज हम इसका थोड़ा सा इलेबोरेट करके खत्म करें, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसे हम साथ साथ लेकर चलेंगे। बिफोर दैट हम कम से कम थोड़ी सी बातें ये जान लेते हैं कि जो मेजर अप्रोचेस हुए टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है हिस्टोरियोग्राफी से। हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? जो स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन होता है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। जो भी डिस्कशन जो हिस्टोरिकल्स में ने किए हैं, जिन्होंने अपने अपने आइडियाज और एक्सप्लेनेशन दिए हैं हिस्टोरियंस ने, उनके बेसिस पे हम ये मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री जो है वो क्या रही है। तो इसे हम ब्रॉडली 4 अप्रोचेस में डिवाइड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। पहला तो है आपका कॉलोनियल, जिसे हम इम्पेरियलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। दूसरा है आपका नेशनलिस्ट, फिर है मार्क्सिस्ट एंड सबऑल्टर्न। ये 4 जो है वो मेजर अप्रोचेस हैं हमारे इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। कॉलोनियल अप्रोच की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें बस ये समझनी है कि इनके ये जो हिस्टोरियंस थे, इनका ये मानना था कि जो वर्क्स थे विच वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ डोमिनेशन, मतलब इनका कहने का अर्थ ये था कि जो भी यहाँ पे हिस्टोरियंस ने लिखी थी, जैसे कि जेम्स मिल या फिर एल्फिंस्टन ने या फिर विंसेंट स्मिथ ने, ये सारी चीजें जो लिखी थी, उनका ये मानना था कि जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड था वो ज्यादा डोमिनेशन की आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। बहुत सारे इन्होंने जो हिस्टोरियंस है अपने अपने वर्क्स लिखे हैं, जिनमें कुछ आपको समानताएं देखने को मिलेंगी कि हर ये जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा है। उन्होंने ये ओपिनियन दिया है कि ब्रिटिश जो है उन्होंने यूनिटी लाई थी इंडिया में। ऑफ कोर्स जब मास मूवमेंट हो रहा था तो वो एक यूनिटी के कारण ही हो रहा था। तो हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ब्रिटिश बॉट यूनिटी टू इंडिया, और ये बहुत सारे हिस्टोरियंस के अप्रोचेस थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी थी, जो कि जो इंग्लिश है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर कंसीडर करते थे, और नेटिव जो हमारे इंडिया जो यहाँ पे था, जहाँ पे वो रूल कर रहे थे, उनको वो फिटेस्ट टू द रूल की थ्योरी पे बेस्ड अपनी रूलिंग वो चला रहे थे। इस तरीके से उनके अप्रोच थे। दूसरा है नेशनलिस्ट या फिर हिस्टोरियोग्राफी अप्रोच।
अब यहाँ पे ये जो नेशनलिस्ट अप्रोच थी इंडियन हिस्ट्री की, वो इस बात से डिस्क्राइब की जाती है कि जो भी कंट्रीब्यूशन था नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने में, उसको ग्रोथ करने में, और जो भी लोगों को यूनिफाई करने में काम आया इन द फेस ऑफ रिलीजन, इन द फेस ऑफ कास्ट, या फिर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस या क्लास डिफरेंशिएशन होने के बाद भी जो ये नेशनलिस्ट लीडर्स ने जो रोल प्ले किया इंडिया को एज अ होल, मतलब एक यूनिटी में बांधने के लिए, तो बहुत सारे नेशनल मूवमेंट जो हैं उनको ये कहा जाता है कि वो मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल थे, जो इस तरीके से ग्रो हुआ, अवेयरनेस लाया लोगों में कि उन्होंने ये इस बात को समझा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो कॉलोनियल रूल था, हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहा था, उसकी दुर्दशा कर रहा था। बहुत सारे नेशनलिस्ट थे। तो अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की आप बात करते हो, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इकोनॉमिकली इंडिया को जो है वो ड्रेन आउट किया जा रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अच्छा नाम आता है वो आता है हमारे दादा भाई नौरोजी का। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था कि मतलब जो बुक उनकी लिखी थी कि किस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रक्ट किया, ड्रेन आउट किया, इकोनॉमिकली जो है एक्सप्लोइट किया इंडिया को, वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है इस बुक को किसने लिखा है, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया। और अदर नेशनलिस्ट भी थे जैसे कि एम जी रानाडे, या फिर आरसी दत्ता, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने बहुत अच्छा योगदान दिया। और अगर वो जो हिस्टोरियन, जो नॉन हिस्टोरियंस नेशनलिस्ट लीडर्स थे जिन्होंने यूनिफाई करने में इंडिया को हेल्प करी, उसमें आपके जवाहरलाल नेहरू या फिर सीतारामैया या फिर एसी मजूमदार, इन लोगों का नाम आता है। तो इनके काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे इन्होंने प्ले करे थे। अब अगली थ्योरी आती है आपकी जो यहाँ पे मार्क्सिस्ट थ्योरी के लिए। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी या अप्रोच जो है वो यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे जो बिगनिंग हुई थी मार्क्सिस्ट अप्रोच की, वो दो मतलब मेन क्लासिकल जो बुक्स थे उसके द्वारा इन्होंने शुरू करी थी। जैसे कि और रजनी पाम दत्त ने ये लिखा था इंडिया टुडे, और उसके बाद जो ए आर देसाई थे उन्होंने लिखा था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इस इनकी जो व्यू थी ना, ये इस तरीके से इंडिया को देखते थे कि जो प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन था ना बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉलोनियल मास्टर्स एंड द सब्जेक्ट पीपल एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ द नेशन इन द मेकिंग। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब बस इतना है कि जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये कहा था कि अनलाइक द नेशनलिस्ट, उन्होंने एक जो इनर जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है बिटवीन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो किस तरीके से इस कॉलोनियल रूल को जो है मतलब खत्म करने में हेल्प हुआ, किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे थे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे और या फिर जो इंडिया के लोग थे उनके बीच में। और उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से नेशन के बिल्डिंग में ये सारी चीजें हेल्पफुल हुई हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक भी बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म क्या होता है, ये दृष्टिकोण आपका क्या होता है गाइस, कि जब सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी एक साथ आप लेके चलते हो, एक साथ आप इसके बारे में बात करते हो ना, तब आप मार्क्सवाद के बारे में बात करते हो। इसके ओरिजिनेटर जो थे वो कार्ल मार्क्स थे, इसीलिए इसे मार्क्सिज्म का नाम दिया जाता है। उन्होंने इस बात पे फोकस किया था कि जो भी स्ट्रगल होता है किसके किसके बीच में, कैपिटलिस्ट के बीच में और वर्किंग क्लास के बीच में, जब ये स्ट्रगल होना शुरू होता है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है ना, तो अल्टीमेटली ये कहां पे जाके खत्म होता है, रिवॉल्यूशन पे जाके खत्म होता है, जहां पे वर्किंग क्लास जो है वो कैपिटलिस्ट को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकती है। अब इनकी एक बुक है कार्ल मार्क्स की, दास कैपिटल, जिसको कि मतलब कैपिटल, जर्मन में उसे कैपिटल कहा जाता है। तो उस बुक को अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, काफी अच्छी बुक है, मैंने खुद भी पढ़ी है। इन्होंने जो एक 19th सेंचुरी में जो भी काम बहुत अच्छे किए जाते थे उनमें से इस बुक का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। वो जो इकोनॉमिस्ट और एक फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने इस बुक को बहुत अच्छे से लिख के ये यहाँ पे थ्योरी के बारे में बताया है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसके डायनामिज्म है, वो किस तरीके से अपने आप को मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको साथ साथ जाननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एथिक्स में आपके काम आ जाए या फिर आपके आंसर राइटिंग में ये काम आ सकता है।
ओके, सबऑल्टर्न अप्रोच। सबऑल्टर्न अप्रोच में आपको ये जानना है कि जो यहाँ पे चीजें की जा रही थी कि जैसे कि आप इनका इन हिस्टोरियंस का ये मानना था कि जो भी कॉन्ट्राडिक्शन हो रहे थे इंडियन सोसाइटी में इन द कॉलोनियल इपॉक वाज नॉट बिटवीन द कॉलोनियलिज्म, मतलब उनका ये कहना था कि इसमें कॉलोनियल रूल का कोई मतलब हाथ था ही नहीं। यहाँ पे बस जो लोग थे, यहाँ पे कॉलोनियलिज्म और इंडिया के बीच में तो झगड़ा था ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। ये किसके बीच में था? जो एलीट क्लास थे, जो इंडियन और फॉरेनर एलीट क्लास थे एक साइड, और दूसरे साइड जो सब ऑल्टर्न ग्रुप थे दूसरे साइड, इन दोनों के बीच में जो ये था कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बारे में इन्होंने बात करी है। वो ये नहीं कहते कि यहाँ पे कॉलोनियल रूल किसी तरीके से भी रेस्पॉन्सिबल था। इन हिस्टोरियंस का ये मानना था ना कि इंडियंस कभी भी यूनाइटेड थे ही नहीं, वो अपने आप में ही लड़ते रहते थे। एंटी इंपेरियलिस्टिक स्ट्रगल जो थी उनकी, वो मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट को मतलब उन्होंने जो जन्म दिया था, ये इनका खुद की एक वजह थी, उसमें कॉलोनियलिज्म का कहीं भी रोल नहीं था। अब एक लास्ट होता है आपका कम्युनिस्ट अप्रोच। लास्ट तो नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट है, जहां पे कम्युनिस्ट अप्रोच में हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम थे एज अ परमानेंट हॉस्टाइल ग्रुप, उन्होंने उनका जो इंटरेस्ट था, मतलब म्यूचुअली इनके जो इंटरेस्ट थे वो काफी ज्यादा डिफरेंट थे। हिंदू कुछ और चाहते थे, मुस्लिम्स कुछ और चाहते थे, तो इसी वजह से इनके डिफरेंसेस के कारण ये चीजें हुई थी। मतलब इंडिया की जो मेडाइवल हिस्ट्री थी वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही बेस्ड थी। 1920th सेंचुरी में जो भी ये हो रहा था, जो भी मतलब हिंदू अपने आप को सैड और ह्यूमिलिएटिंग फेस करते थे, या फिर मुस्लिम्स अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए बात करते थे, तो इन चीजों को इन्होंने जो है वो जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद कैम्ब्रिज स्कूल हमारा क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट, ये जो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे थे कॉलोनियल रूल के, जो कॉलोनियल रूल के अंडर हो रहे थे, इट वॉज नॉट बिटवीन द इम्पेरियलिज्म एंड इंडियन पीपल बट अमंग द इंडियन देमसेल्फ। मतलब यहाँ पे इंडियन अपने आप में ही झगड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट चाहिए था। जो भी ब्रिटिश रूलर उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराना चाहते थे, तो हर इंडियन चाहता था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, और यही इनके जो है वो स्ट्रगल की वजह थी। फिर है लिबरल एंड नॉन लिबरल इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे इसके अनुसार ये कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनीज कर रही थी, वो ब्रिटिश लोगों के लिए भी हेल्पफुल नहीं थी, क्योंकि जो यहाँ पे खुद ब्रिटिशर्स थे ना, उनकी इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। इनके जो भी डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा डिलेड हो रही थी। तो इस हिसाब से उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे वो खुद उनके लिए भी सही कारगर साबित नहीं हो रही थी, बेनिफिशियल साबित नहीं हो रही थी। अब लास्ट है आपका फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें ये कहा गया है, इन्होंने इस फोकस एरिया पे फोकस किया है कि जो रिसर्च मतलब या फिर जो एनालाइजेशन इन्होंने करी है कॉलोनियल स्ट्रक्चर की या फिर लीगल स्ट्रक्चर की, उस मतलब बेस पे किया है कि किस तरीके से ये जो रूलिंग थी वो अफेक्ट कर रही थी विमेन की लाइफ को। जो औरतें थी, जो विमेन सेक्शन था, वो किस तरीके से यहाँ पे दबाया जा रहा था। लेकिन इन्होंने ये भी फोकस करा इस बात पे भी कि किस तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना योगदान दिया, और किस तरीके से इनकी जो वल्नरेबल थे ये सेक्शन, उनको किस तरीके से दमन किया जाता था, और उनके जो ओनरशिप है, जो उनके प्रोडक्टिव रिसोर्सेस है, उसको किस तरीके से डिनाई किया जाता था। उसमें से आपको एक अच्छा नाम आएगा, जिसमें मतलब बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे कॉलोनियल पीरियड में, तो दो जो वर्क हैं जो कि विमेन के ऊपर एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, इंडिया में जो विमेन की स्थिति थी उस पर एक क्वेश्चन मार्क देते हैं। उसमें आपका सबसे अच्छा जो नाम आता है वो है द हाई कास्ट हिंदू विमेन, जो कि 1887 में पंडित रामाबाई ने लिखा था, और दूसरा जो फेमस है वो है मदर इंडिया, जिससे मूवी भी बन चुकी है। 1927 में कैथरीन मायो ने इसे लिखा था, जिसने काफी ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशन भी लिया था। तो ये थे कुछ हिस्टोरिकल अप्रोचेस जो आपको इसलिए बस जानने जरूरी हैं ताकि आप आंसर राइटिंग में इन्हें थोड़ा सा साइट कर सको। अब हम डिस्कस करते हैं अपना मेन चैप्टर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। जो यूरोपियंस का आगमन हुआ हमारे इंडिया में, जहां से हम कह सकते हैं कि एक कॉलोनियल रूल की जो है हमारी एक नींव कह सकते हो आप, शुरुआत तो नहीं कह सकते, एक नींव कह सकते हो आप।
एक वजह कह सकते हो। तो आप सबसे पहले इस फिगर को देखिए, इस फिगर से ही आप सारी बातें समझ जाओगे कि किस तरीके से क्या हुआ, या फिर किस तरीके से किधर की चीजें किधर हो रही थी। तो सबसे पहले तो आपको मैप याद होना चाहिए, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये देखिए, ये कौन सा है, गल्फ ऑफ ओमन है या फिर कौन सा गल्फ है, ये पर्सियन गल्फ कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा है जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, यहाँ पे कौन सा आपका स्टेट जो है वो बहुत ही नैरो स्टेट है जो यहाँ पे अवेल है। तो आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा है, और पर्सियन गल्फ जो है उसके पास कौन सा जो है स्टेट लोकेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, मतलब ग्लोब को देखते ही, इंडिया के, वर्ल्ड के मैप को देखते ही आपको सारी चीजें जो है वो याद आनी चाहिए। पर्सियन गल्फ कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे है, मेड सी कहाँ पे है, या फिर आपका इजिप्ट कहाँ पे है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पे है, सोमालिया कहाँ लोकेटेड है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वास्को डिगामा जो इंडिया आए थे, तो ये रास्ता उन्होंने खोज करा था, ठीक है। जो सी रूट उन्होंने खोज करी थी, वो यहाँ से इन्होंने पोर्चुगल से होते, वो पोर्चुगल के ही थे, पहले इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की, और उसके बाद वो फाइनली इंडिया में कैलिकट पे लैंड हुए थे 1497 में। तो ये उनके आने का रूट है और ये उनके जाने का रूट है जब वो वापस गए थे। तो इस तरीके से आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब डिक्लाइन होना शुरू हुआ रोमन एम्पायर का 7th सेंचुरी में, तो अरब्स ने अपने आप को यहाँ पे डोमिनेट कर लिया था इजिप्ट और पर्शिया वाले रीजन में। ये देखिए, ये पूरा जो था ना, ये पूरा आपका रोमन एम्पायर था। मेड सी के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, सबसे पहले तो आपको वो याद होने चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, विच कंट्री बॉर्डर्स द मेडिटेरेनियन सी। मैं क्वेश्चन यहाँ पे डालने वाली थी लेकिन वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन आप इसे प्लीज पढ़ लीजिए। मेड सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, 2-3 साल वो एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा एरिया जो था वो मतलब रोमन एम्पायर पूरा का पूरा यहाँ पे फैला हुआ था। आप ये देख सकते हो, ये वाला पूरा रोमन एम्पायर फैला हुआ था। लेकिन 7th सेंचुरी आते आते इनका जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और इन्होंने जो अरब्स थे, ये देखिए अरब्स जो है ये, इन्होंने ये सारे रीजन को ऑक्यूपाई करना, अब उन्होंने बहुत ज्यादा जो है अपनी इस रीजन को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम तक रोमन एम्पायर अपने डिक्लाइन पे था। तो इस तरीके से जब ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो रोमन्स ने मतलब अरब्स ने अपना एस्टैब्लिशमेंट कर लिया। उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट बनाया यूरोपियंस और इंडिया के, जब मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द यूरोपियंस एंड इंडिया जब थोड़े से कम हुए, तो उन्होंने अपनी अपनी जो एक्सेसिबिलिटी है इंडियन कमोडिटीज की, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में थी, खास करके आपका पेपर, पेपर काफी ज्यादा डिमांड में था, स्पाइसेस जो होते हैं, सिल्क बहुत डिमांड में था। तो इस, और जो प्रीसियस स्टोन है वो बहुत ज्यादा डिमांड में थे, वो काफी ज्यादा उनको जो है वो अफेक्ट उनपे देखने को मिला यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि 1453 का टाइम जब आता गया, तो यहाँ पे जो एक ऑटोमन टर्क्स थे, उनके मतलब जो कॉन्स्टेंटिनोपल एम्पायर था वो भी फेल आउट हो गया। और उसके बाद जो मर्केंडाइज थे इंडिया से, वो यूरोप के मार्केट में जाने लगे। लेकिन उनको जाने के लिए कौन सा रास्ता मिलता था, ये अरब जहां पे डोमिनेट कर रहे थे उस रास्ते से इन्होंने अपना जो है वो इंटरमीडियरीज के थ्रू, मतलब कुछ जो अरब मुस्लिम्स थे उनकी मदद से वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाने की सोचने लगे। तो जो रेड सी ट्रेड रूट था, वहां पे काफी ज्यादा उनकी मोनोपली थी, और जो इस्लामिक रूलर्स थे वो काफी ज्यादा उस पर कंट्रोल करते थे, इस रूट पे, जो रेड सी वाला जो रूट था वहां पे। तो इस वजह से उनको काफी ज्यादा रेवेन्यू भी आता था। तो लैंड रूट टू इंडिया जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोल होता था अरब्स के द्वारा। और यूरोपियंस जो थे वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे कि वो किस तरीके से एक डायरेक्ट रूट की खोज करें इंडिया के लिए। तो उन्होंने मतलब धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया कि भाई हम कब तक इस मिडल मैन की सहायता से मतलब जो है वो करते रहेंगे व्यापार, तो हमें डायरेक्ट एक रूट चाहिए, और इसीलिए उन्होंने खोज करनी शुरू करी।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यूरोप था वो काफी ज्यादा एडवांस था, तो उन्होंने अपनी एडवांसमेंट का फायदा उठाते हुए शिप बिल्डिंग और नेविगेशन जो है वो काफी ज्यादा हद तक शुरू किया। उन्होंने काफी ज्यादा एडवेंचरस प्रोजेक्ट करने शुरू किए, और उनके जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे यूरोप के बहुत सारे रीजन्स में वो काफी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड भी हो रहा था। उनके लैंड कल्टिवेशन काफी ज्यादा अच्छी हो रही थी, उनकी जो क्रॉप मैनेजमेंट थी, क्रॉप रोटेशन टेक्नोलॉजी थी, या मीट प्रोडक्शन, ये सारी चीजों में वो बहुत अच्छा कर रहे थे। इसीलिए वो इसको अफोर्ड भी कर सकते थे कि ये नेविगेशन या शिप बिल्डिंग को वो ज्यादा से ज्यादा एनहांस कर सके। यहीं से शुरुआत होती है आपकी। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि फाइंडिंग एन ओशियन रूट टू इंडिया जो है वो एक ऑब्सेशन बन गया था पोर्चुगल्स के लिए, जिसमें से कि प्रिंस हेनरी का नाम आता है जो कि पोर्चुगल के थे। उन्होंने उनका मतलब निक नेम ही नेविगेटर रखा गया था। उनका ये मानना था कि जो मुस्लिम डोमिनेशन है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और उसके रूट्स पे जो कि इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करता है, हम उसको हटा के कोई दूसरा ऐसा रास्ता नेविगेट करेंगे जो डायरेक्टली इंडिया तक हमें पहुंचाए, हमें किसी मिडिल मैन की जो है वो जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए। 1487 में जो पोर्तुगीज नेविगेटर थे, डायस जिनका नाम था, उन्होंने राउंड किया केप ऑफ गुड होप का, जो कि अफ्रीका में है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने काफी जो ईस्टर्न कोस्ट था वहां पे उन्होंने सेल्ड अप किया। उन्होंने काफी ज्यादा कन्विंस्ड हुए कि एक सी रूट जो है हम इंडिया तक के लिए खोज सकते हैं। और इसी वजह से एक ये भी मतलब जो है एक रीजन बना कि किस तरीके से वास्को डी गामा का है जो आगमन हुआ है यहाँ पे इंडिया में। यहाँ पे जो है प्राइमरली अगर आप बात करते हो तो जो कमर्शियल रिलेशन था जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ थे, वो कमर्शियल रूट डायरेक्ट पहले सी के द्वारा नहीं था। पहले हम अरब के जो है अरब्स थे उनकी सहायता लेते थे, तो वो एक मिडिल मैन थे जो कि ज्यादा से ज्यादा उनको मतलब रिवेन्यू उन्हीं को देना पड़ जाता था, इन्हें कोई खास फायदा यहाँ पे होता नहीं था। तो मर्चेंट्स ने इंडियन ओशियन और रेड सी का यूज करते हुए वो यूरोप से क्या पहुंचे, यूरोप से वो अरेबिया तक पहुंचते थे। बट 7th सेंचुरी में जब अरेबिया ने काफी ज्यादा डोमिनेशन रेड सी और इंडियन ओशन पे कर लिया था, तो जो इंडियन कॉमर्स है और वहां पे डिक्लाइन देखने को मिला, तब जाके इन्होंने ये कोशिश करी कि अब हम एक डायरेक्ट रूट की खोज करेंगे। तो वास्को डी गामा जो पोर्चुगल मराइनर थे, उन्होंने वो कालीकट पहुंचे 1498 में। तो यही एक रिगार्ड किया जाता है, इसको एक कहा जाता है कि यही एक एरा, एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा था वर्ल्ड हिस्ट्री में। मतलब आप समझो यूरोप से इंडिया तक के सी रूट की खोज होना एक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा का नाम दिया जाता है। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात थी। तो वास्को डी गामा ने डिस्कवर करा डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, जिन्होंने पोर्चुगल मर्चेंट्स को जो इंडिया के लिए एक रास्ता दिखाया, और काफी ज्यादा जो है उनको ट्रेड में एडवांटेज में मिला। हिंदू रूलर जो थे उस टाइम में कैलिकट के, इनको जामरीन कहा जाता था, उनका नाम था जामरीन। उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प करी, उनको ये लगा कि भाई ये अच्छे लोग हैं, उनको इनकी मेन जो है ना, मेन इनका मोटिव नहीं पता था। तो उन्होंने पहले तो रिलेशनशिप इनका इनके साथ काफी ज्यादा अच्छा था, इन्होंने इनकी हेल्प भी करी। और उसके बाद जो ये रूलर थे, इन्होंने एनकरेज भी किया उनको कि आप कमर्शियल रिलेशन जो है वो कैलिकट में भी लेके आओ, और मतलब हमारा भी जो कॉमर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ना चाहिए, और इस तरीके की चीजें इन्होंने शुरू करी। तो हिंदी रूलर जो कैलिकट के थे, बाद में जाके उनको ये पता चला कि ये फ्रेंडली रिलेशन जो है इनका, वो कमर्शियल रिलेशन में तब्दील तो हो रहा है, 2-3 सालों में ये तब्दील तो हो रहा था। लेकिन बाद में इनको ऐसा लगने लगा कि ये जो मतलब यहाँ के ये जो यूरोपियंस है ना, ये हमारी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ये हमारा फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जो अरब उस समय जो एक अरब मर्चेंट्स थे, उन्होंने काफी ज्यादा जो है कैलिकट के बहुत सारे पोर्ट्स को जो है वो छांव कर लिया था, और उसके बाद अरब मर्चेंट्स जो थे वो डायरेक्टली वहां पे ट्रेड भी करते थे। लेकिन यहाँ पे जो एक अरब मर्चेंट्स थे फ्रॉम कैलिकट, और उनके बाद जो जामरीन थे, इनके बीच में काफी ज्यादा जो है वो हॉस्टिलिटीज होनी शुरू हो गई थी।
और इन दोनों के बीच में कौन टांग अड़ा रहे थे? इनके बीच में जो है मिडिल मैन की तरह ये पोर्तुगीज ने काम करना शुरू कर दिया कि भाई अरब और जब जैमरिन के बीच में झगड़ा हो रहा है तो वो बीच में उन्होंने मध्यस्थता करनी शुरुआत कर दी थी, जिसके कारण जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन्होंने करा ना वो काफी ज्यादा और खराब होता चला गया। उन्होंने काफी ज्यादा पॉलिटिकल चीजों में, नेबरिंग इंडियन स्टेट में या फिर जो भी अलायंस थे जैमरिन के जो एनिमीज थे उनसे उन्होंने अपनी अलायंस कर ली, उनसे उन्होंने मित्रता बढ़ा ली, और जिसके कारण इनका जो है वो जैमरिन के साथ रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा खराब हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जब ये रिलेशन इनका खराब हो गया तो उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अब यहाँ पे करना क्या है। तो जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना जो एक मालाबार कोस्ट था उधर की तरफ रुख करना शुरू किया, और उसके बाद फिर जो पोर्तुगीज थे उन्होंने अपने जो इंगेजमेंट थी मर्चेंट शिप्स की जो मतलब अलग जो ट्रेडर्स थे उनके साथ बढ़ानी शुरू कर दी। तो वास्को डिगामा 1502 में दोबारा इंडिया आए थे। उन्होंने दोबारा आके इस तरीके से मतलब एक तरीके से ट्रेड को उन्होंने बढ़ाने की जो है वो कोशिश भी करी। अब यहाँ पे जब इम्पोर्टेंस जो एक थी डायरेक्ट एक्सेस जो पेपर ट्रेड का था वो क्लियर नहीं था यूरोपियंस के द्वारा। उनको मिडिल जो मुस्लिम मिडिल मैन थी उनकी जरूरत उनको पड़ती थी, और उनको उसको कितना देना पड़ता था, जो भी इनको उसके बदले में देना पड़ता था वो 10 टाइम्स ज्यादा था, जो कि जितना वो पेपर के लिए पे कर रहे थे उससे 10 टाइम्स ज्यादा वो उनको बस कर्ज दे रहे थे, उनको बस मतलब पे कर रहे थे। इस तरीके से इनको जो है वो किसी तरीके से कोई फायदा हो नहीं रहा था। तो वास्को डिगामा वंस अगेन जो है 1502 में इंडिया आए कि जैमरिन की हेल्प लेने के लिए, लेकिन जैमरिन ने वहां पे कंप्लीटली डिनाइड कर दिया और उन्होंने ये कर दिया कि नहीं, हम अब आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। उन्होंने डिक्लाइन टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट इन फेवर ऑफ पोर्तुगीज। सो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हम अरब मर्चेंट्स को जो है वो एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जब इनके रिश्ते जो है वास्को डिगामा के जैमरिन के साथ खराब हो गए तो उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री जो है वो खुद सेटअप करी कन्नूर में। ग्रेजुअली जो है कैलिकट, कन्नूर और कोचीन जो है वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स जो है पोर्तुगीज के वो बनने शुरू हो गए थे। यहाँ पे वास्को डिगामा जब ने फैक्ट्री सेटअप करी कोचीन में और कन्नौर में, तो पोर्तुगीज जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने ऑफिसर्स भेजने यहाँ पे शुरू किए इंडिया में। अब ऑब्वियसली अगर आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आप उसकी देखभाल के लिए कि उसका काम कैसा चल रहा है उस पर नजर रखने के लिए आप कोई तो ऑफिशियल रखोगे ना जो उसकी कार्यकारिणी पे नजर रख सके। जो पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने एक एक करके एनुअली जो है टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स भेजने शुरू किए थे, और समहाउ किसी तरह उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश रखा इंडिया में, क्योंकि अब अरब मर्चेंट्स काफी ज्यादा उभर रहे थे, काफी ज्यादा वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो मतलब उनको उनके रहते हुए अब जैमरिन ने भी इनकी हेल्प करने से इनकार कर दिया था, तो वो किसी तरीके से इन दोनों के बीच में अपने आप को एक सर्वाइवल के लिए इन्होंने अपने आप को कोशिशें जो है वो करनी शुरू कर दी थी। लोकल रूलर्स भी इनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। तो फिर उसके बाद जो है पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑफिसर्स भेजे, जिसमें से कि अल्बुकर्क जो गवर्नर थे पोर्तुगीज अफेयर इन इंडिया, उनका नाम सबसे ज्यादा सामने आता है। तो जब अल्बुकर्क आए इंडिया में तो उनके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो फाउंडेशन थी पोर्तुगीज पावर की इंडिया में वो कंप्लीटली एस्टैब्लिश हो चुकी उसी गवर्नर के जो एफर्ट्स थे उसके द्वारा। तो अब हम अगले लेसन में देखेंगे कि किस तरीके से अल्बुकर्क ने हेल्प करा एक फाउंडेशन को लेड करने में, जो पोर्तुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया थी उसके रियली में किस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करी है। तो अगले लेसन में हम उसे डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए, हु डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। अब आपको यहाँ पे पता है कि who discovered, so the Portuguese were the first to discover the sea route to India। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हो, who among the following was the first European to come to India। तो आपको PDEF ये याद रखना है, PDF नहीं PDEF, मतलब पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए और फिर फ्रेंच आए।
first European to come to India were Portuguese and they established trading station 3 जगहों पे, कैलिकट, कोचीन एंड कन्नौर। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो फर्स्ट यूरोपियन इंडिया आए थे पोर्चुगीज, उन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो है, उन्होंने ट्रेडिंग स्टेशन अपनी पहली कहाँ पे रखी थी, उनके 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे, स्टेशंस कौन से थे, तो कैलिकट, कोचीन और कन्नौर। दूसरा क्वेश्चन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंसिडर द फॉलोइंग, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। सही है या गलत? ऑफ कोर्स सही है, अभी बताया मैंने। फिर अहमद बिन माजिद जो थे, एक नेविगेटर जो कि ओमान से थे, उन्होंने हेल्प करी थी वास्को डी गामा की कि अफ्रीका से इंडिया कैसे जाना है। ठीक है, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अहमद बिन माजिद जो थे वो एक अरेबियन नेविगेटर थे जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी वास्को डी गामा की कि आपको किस तरीके से अफ्रीका से इंडिया जाना है, क्योंकि आधे तो वो आ गए थे, आधे जाना उनको बाकी था, तो इस नेविगेटर ने उनकी काफी ज्यादा हेल्प करी थी। मेंस के लिए आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिंस हम ये लेसन पढ़ रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, तो डायरेक्टली आपको ये पूछा जा सकता है, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। मतलब वो क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने एक प्लस फैक्टर रोल प्ले किया कि यूरोपियंस जो है वो इंडिया में आए। अब जब धीरे धीरे हम और लेसन को बढ़ाएंगे ना, तो ये चीजें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी कि जो भी फैक्टर्स थे, जैसे कि वीक रूलर्स थे, फ्रैगमेंटेड रीजनल पावर्स था, मतलब ये इंडिया यूनाइटेड नहीं था। दूसरा, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसने यूरोपियंस को काफी ज्यादा इसके वास्ट वेल्थ के लिए अट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद इंडियन कमोडिटीज का काफी ज्यादा यूरोपियन मार्केट में डिमांड था वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसा कि मैंने बताया, स्टोन, उनके प्रीसियस स्टोन या पेपर या सिल्क, ये सारी चीजें काफी ज्यादा डिमांड में थी। फिर यूरोपियंस की नेविगेशन टेक्नोलॉजी काफी अच्छी थी, जैसा कि हमने देखा, उन्होंने काफी ज्यादा पैसे खर्च करे, काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स करे नेविगेशन के लिए कि वो एक डायरेक्ट सी रूट को खोज सके इंडिया तक के लिए, क्योंकि उन्हें बिजनेस करना था, उन्हें कॉमर्स बढ़ाना था, उन्हें जो है काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट करना था, इम्पोर्ट करना था, इस तरीके से। फिर उसके बाद किस तरीके से इन्होंने मार्केट एस्टैब्लिश करा, तो मतलब पूरी तरीके से आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स थे जो यूरोपियंस के लिए मतलब वजह बने कि वो इंडिया आ सके। तो डिस्कवरी ऑफ सी रूट का होना एक सबसे बड़ा फैक्टर था, क्योंकि ये नहीं होता तो वो आ नहीं पाते। तो एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया इज ऑफन रिगार्डेड एज अ एज ऑफ डिस्कवरी। जैसे मैंने कहा कि ये कहा जाता है कि इट हैज बीन कंसीडर्ड एज अ मतलब मास मूवमेंट, मतलब एक तरीके से कि एक एरा ऑफ न्यू जनरेशन, एरा ऑफ न्यू थिंग कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, कि इस सी रूट का खोज होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो उसके बाद एज ऑफ डिस्कवरी, तो हाउ डिड यूरोपियन डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, आप इसको इलाबोरेट करिए, किस तरीके से उन्होंने सी रूट की खोज करी, वास्को डी गामा का इसमें क्या रोल था, किस तरीके से उन्होंने जो है इस सी रूट को खोज करके और यूरोपियंस के लिए एक मार्केट जो है एस्टैब्लिश करी इंडिया के लिए। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के लिए एक जो द्वार ओपन किया वास्को डी गामा ने, उनके रोल को भी आपको डिस्कस करने को कहा जा सकता है, या फिर किस तरीके से यूरोपियंस ने डिस्कवर किया सी रूट टू इंडिया के लिए, उसको इलैबोरेट करने के लिए कहा जा सकता है। इस तरीके से आप मेंस क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है आपको, मैं थोड़ी फास्ट बोल रही हूँ या कुछ, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में साइड कीजिए, मैं अगले लेसन से थोड़ा स्लो जाने की कोशिश करूंगी। सो एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर लाइकिंग दिस सीरीज। मुझे भी अच्छा लगता है कि माई हार्ड वर्क इज वर्थ ऑफ। So stay tuned and do not forget to subscribe the channel. Hit the bell icon. It's Anamika signing off. Take care guys. Have a nice time. Bye bye.